हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। IBPS PO ने अपने कॉल लेटर्स जारी कर दिए हैं इंटरव्यू के लिए। और अगर IBPS PO आपके जीवन का पहला इंटरव्यू होने वाला है और यू वांट टू क्रैक दिस इंटरव्यू एट एनी कॉस्ट, यू वांट टू नेल इट दिस इंटरव्यू, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आज तक आपने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है, आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप बस ये एक वीडियो देख लो एंड आई एम 100% श्योर कि आपके 95% क्वेश्चंस इस वीडियो से ही कवर होंगे। रिगार्डिंग मी, मैंने अपना इस साल का पहला ही इंटरव्यू दिया था और जो कि था IBPS RRB PO का, और मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम निकाला था और इंटरव्यू में मुझे 92 मार्क्स मिले थे। तो इस वीडियो में मैं पूरी वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि मैंने सब कुछ कैसे कैसे किया था और आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। मेंस का इंटरव्यू, मेंस की रिजल्ट आने के बाद IBPS RRB का, उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मेरे पास लगभग 13 दिन थे जिस दिन से रिजल्ट आया था मेंस का और फिर इंटरव्यू के लिए, तो मेरे पास 13 डेज थे। तो इन 13 डेज में मैंने सब कुछ कैसे किया था। ओके, एक चीज मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पे, मेंस का रिजल्ट आने के बाद मैंने बिल्कुल भी कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, किसी भी प्री का, किसी भी मेंस का। हालांकि आगे मेरा IBPS इसी मेंस का ही पेपर था 30 तारीख को, बट स्टिल मेरा 18 को IGS इंटरव्यू था और 30 को मेंस का एग्जाम था। स्टिल मैंने कुछ भी नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू। तो मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगी ना कि भी आपके पास जितना भी टाइम है, आपको अपना ये 100% टाइम इस इंटरव्यू में ही देना है। क्योंकि देखिए, आपने प्री क्लियर किया, फिर आपने मेंस क्लियर किया। अब ना इंटरव्यू से आई नो डर लगता है। मैं अंदर गई थी ना रूम के इंटरव्यू देने के लिए, तब तक मैं डर रही थी। वहां पे बैठने के बाद भी मैं नर्वस थी। जो लाइक अभी मैं आपको गाइड करूंगी ना, उससे आपका वो डर काफी हद तक कम हो जाएगा। बिकॉज इस साल मैंने 3 डिफरेंट इंटरव्यू दिए हैं। सबसे पहले RRB PO का, फिर नेशनल हाउसिंग बैंक का असिस्टेंट मैनेजर के लिए, देन इंडियन बैंक LPO के लिए। तो मैं आपको थ्रेली गाइड करूंगी फॉर एवरीथिंग। मैंने तीनों इंटरव्यू से क्या क्या सीखा है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू होगा ना, ये इन्हीं टॉपिक्स में से मिक्स होगा। किसी से HR के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसी से बैंकिंग के, किसी से सिर्फ उनके स्टेट और बैकग्राउंड के बारे में ही पूछा जाता है, होम टाउन के बारे में। सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बहुत कम लोगों से पूछे जाते हैं, बट स्टिल पूछे जाते हैं। और जैसे कि अभी ना बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने ज्यादा हो रहे, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी हम ये सातों के सातों पॉइंट्स देखेंगे वन बाय वन। इन ईच कैटेगरी आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि पर्सनल एंड HR क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड HR क्वेश्चंस। तो मेजोरिटी से जो उनका पहला क्वेश्चन होता है ना, वो यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वहां पे आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट और एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट अपना ब्रीफ देना होता है, ताकि वो आगे के लिए उनको पता चल जाए कि आपसे उनको क्या क्या पूछना है। तो अपने जो आपका जो इंट्रो होगा ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से रिहर्स करो 10 बार, 20 बार, 30 बार, बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप उसको वहां पे बता पाओ। ये बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो ऑब्वियसली आप जैसे रूम के अंदर जा रहे हो, व्हाट इज योर ड्रेसिंग, वही सब होता है। बट एक बार के लिए अगर वो ऊपर नीचे हो भी जाए, बट जब आप अपना मतलब हम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद तो आपको किल करना है। और जब आपको पता ही है कि इस क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मेक श्योर कि यू नेल दिस क्वेश्चन। आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट अपना एक इंट्रो तैयार करना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अलावा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको एक PO ही क्यों बनना है, या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आना है। स्पेशली अगर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किसी अदर फील्ड में है, लाइक इंजीनियरिंग में है, BSc है, तो उसके बाद आप क्यों आना है। मैं अपना एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं अपना NHP का देने गई थी, वहां पे मुझसे एक पैनल मेंबर ने पूछा था कि क्या आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, क्या आपको नहीं लगता इंजीनियर्स एज इन यू, आप एक BCom ग्रेजुएशन जिसने किया है, BCom में ग्रेजुएट हुआ है, आप उसकी जॉब खा रहे हो, क्योंकि बैंकिंग जॉब्स तो होने के लिए बनी है। तो वो आपको क्वेश्चंस ना, आपको ये क्वेश्चंस ना रटे हुए होने चाहिए कि आप कितना ढंग से इन चीजों का रिप्लाई कर पाओ। तो आपको थ्रली होना है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ पे देखते हो। आपको ना स्टार्टिंग ऐसे नहीं करना है कि मैं खुद को एक हायर पोजीशन में देखता हूँ, प्रमोशन एंड हायर सैलरी, ये सब नहीं बोलना होता। बोलना होता है कि मैं खुद को एक एसेट के रूप में देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं इतने 1000 लोगों को सर्व कर चुका होगा, कि मेरी ब्रांच इतने बेहतर ढंग से काम कर रही है। ये सब कुछ मतलब इस प्रकार से आपको आंसर्स देने है ना, कि आपका फोकस आपका काम, आपकी ब्रांच,
आप कस्टमर्स को जिनको सर्व कर रहे हो वो सब आपका फोकस है, ना कि आप खुद के पर्सनल को ही देखे जा रहे हो, वो सब नहीं होना। बैंक आपका फोकस होना चाहिए, बैंक की ग्रोथ ही मेरी ग्रोथ है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको हम क्यों सिलेक्ट करें एज ए पीओ, आपसे बेटर कैंडिडेट्स हो है यहाँ पे, तो आप ही को क्यों सिलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है। फिर जैसे आप अगर बोलो मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ तो क्योंकि ग्रोथ है, तो फिर गवर्नमेंट बैंक ही क्यों, प्राइवेट बैंक क्यों नहीं, और आपको क्या मोटिवेट करता है बैंक जॉब में आने के लिए, आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये होता है ना कि आपको ओवरऑल जानने के लिए होते हैं पर्सनल क्वेश्चंस, कि उनको एक वेल राउंडेड आपके बारे में पता चल जाए। जो होगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी ऑलमोस्ट सब पे आते ही हैं। एज बेसिक एज कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत पुराना हो गया है, ये तो 2014-15 से चल रहा है, क्या अभी भी पूछे जाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं। और जैसे मेरा जो नेशनल हाउसिंग बैंक का इंटरव्यू था उसमें ये पूछा गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। मतलब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसको अगर आप सिर्फ यही बोल दो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि गांव तक भी बैंक पहुंचे और अनबैंक्ड एरिया में पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल हैं उनको बैंक अकाउंट्स मिले, नहीं, ऐसा आपको ना बहुत वेग आंसर नहीं देना है। आपका आंसर बहुत ही पॉलिश्ड होना चाहिए यहाँ पे, और आपको बहुत एक अच्छे ढंग से आंसर देना है जो आपको स्टैंड आउट करे। मतलब वैसा वेग आंसर तो हर कोई दे देगा, सबको समझ आता है। जो बैंकिंग की तैयारी भी नहीं कर रहा है ना, उनको भी समझ आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो कि अभी एक ऑफिसर बनने वाला है। तो आपका आंसर स्टैंड आउट करना चाहिए वहाँ पे। बस यही होता है ना इंटरव्यू, कि बस आपको स्टैंड आउट करना है अपने आंसर से, अपने मैनर्स के साथ। वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर रहे होते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ। लाइक हर चीज से आपको बस एक ना होलिस्टिक वेल ग्रूम्ड इंसान की, वेल अवेयर्ड इंसान की वाइब देनी होती है। जो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपका नॉलेज को देखते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल सिस्टम की एंड इकोनॉमी की। तो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक की डेफिनेशन क्या है, बैंक के फंक्शंस क्या है, पीओ का रोल क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट क्या होते हैं, कासा क्या होता है, डीआरडी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सेविंग और करंट अकाउंट में, बैंक्स जो होते हैं वो कौन सा प्रेफर करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट या फिर करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट कौन सा प्रेफर किया जाता है, बैंक्स को किसमें ज्यादा फायदा होता है। और इनके अलावा भी बैंक के अदर क्या क्या किन किन एरियाज में बैंक्स कार्य कर रहे हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। फिर केवाईसी क्या है, केवाईसी क्यों की जाती है, केवाईसी किन की जाती है, यानी अगर रिसेंट केवाईसी पे कोई भी न्यूज में है अभी तो आपको वो भी एड ऑन करना है। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। फिर बैलेंस शीट क्या है। नाउ दिस क्वेश्चन, बैलेंस शीट क्या है, तो आपको देख के लगेगा ना यार ये तो कॉमर्स वालों के लिए क्वेश्चन है। अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो आप बोल दोगे कि सर सॉरी आई डोंट हैव द नॉलेज, कैन आई टेल यू। ठीक है, ये कॉमर्स वालों के लिए है, बट ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको ना पता होना चाहिए प्लीज। अगर आपको अभी नहीं पता है ना तो मेक श्योर कि आप इसको देखो, इसके बारे में थ्रली रीड करो। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा जो इंडियन बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का इंटरव्यू था उसमें मेरा पहला ही क्वेश्चन ये था कि बैलेंस शीट क्या होती है। फिर मुझे थोड़ा बहुत आता था, टूटा फूटा मैंने बताया। फिर सर ने कहा कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती, फिर मैंने वो बताया। फिर सर ने पूछा कि कब बनाई जाती है, तो फिर मैंने वो बताया कि सर कब बनाई जाती है। फिर सर बोले कि अच्छा ईयरली ही होती है या आप मंथली भी बना सकते हो। फिर मुझसे पूछा इक्विटी क्या होती है, जो शार्क टैंक देखते हैं उनको समझ आएगा कि इक्विटी क्या होती है। तो लाइक वो प्रॉपर इसी में चले गए। ठीक है, उन सर ने क्वेश्चंस खत्म किए, फिर मैम के पास जाते। अब मुझसे मैम क्या पूछ रही है, कौन कौन सी कंपनीज बैलेंस शीट बना, अब बताओ आप मुझे। तो आपका इंटरव्यू ना कैसे ही जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि एक होलिस्टिक अप्रोच रखो। आपको ना थोड़ा सब चीजों के मतलब अपने बारे में तो 100% पता होना चाहिए। ऐसे मत देखना किसी भी, जैसे ना जैसे मैं अपना बताती हूँ ना, एक मेरा क्या था ना कि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही इंटरव्यूज देख डाले थे जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल थे बैंक से रिलेटेड मॉक टेस्ट, तो आप वो जरूर देखना। तो आप उनमें देखोगे ना कि बच्चे कॉमर्स वाले क्वेश्चंस के लिए फटाफट मना कर देते, बट वहाँ पे जो कॉमर्स वाले थे वो बता रहे थे, तो मैंने वहीं से कहीं से सुनी थी ये सब बातें, तो मैंने ये बता दिया था वहाँ पे। एंड उसके अलावा मैं यूपीएससी के भी इंटरव्यूज देखा करती थी, जस्ट कि कैसे बिहेव करना है इंटरव्यू पैनल में, क्योंकि वो थोड़ा मोर वेल स्ट्रक्चर्ड वेल ग्रूम्ड वाले इंटरव्यूज लगते हैं। तो फिर वही था। तो आप भी ना, अभी आपके पास टाइम है तो मेक श्योर कि डेली का 1 घंटा आप देखो, आधे घंटा यूपीएससी वाला देख लो, आधे घंटा के लिए एक आप बैंक पीओ वाला देखो। और बैंक पीओ वाला तो लास्ट तक देखते ही रहो, मे बी यूपीएससी वाला आप एक टाइम के बाद बंद भी कर दोगे तो चलेगा। फिर अब नेक्स्ट है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में पूछा गया। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस में क्या डिफरेंस है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको रटा हुआ होना चाहिए। फिर आरबीआई क्या है,
और इसके फंक्शंस क्या हैं, सेबी और आरबीआई में डिफरेंस क्या है, मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, ये सब क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए और आपको सब कुछ पता होना चाहिए आरबीआई के बारे में। तो लाइक उसके बाद सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इनकी परसेंटेज क्या होता है, अगेन आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कितना परसेंटेज है, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी तो वो कौन से नंबर की आई थी, कितने साल में कितनी बार होती है, फुल फॉर्म क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, अभी कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो आपको ये चीजें ना थ्रली पता होनी चाहिए। उसके बाद कि एक चेक क्या होता है, कितने टाइप्स के चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट और एक चेक में डिफरेंस क्या है, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन पर बहुत पूछा जाता है और बच्चों को नहीं पता होते ये वाली बातें, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको पता हो। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स को स्टार्ट किया गया था, वो स्कीम्स साल में स्टार्ट हुई थी, अब तक कितने अकाउंट्स बन चुके हैं उनमें, जैसे जनधन योजना में कितने अकाउंट बन चुके हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि जनधन योजना में जो अकाउंट खुलते हैं ना उनके नॉर्मल सेविंग अकाउंट से थोड़े एक दो एक्स्ट्रा ही फायदे हैं, तो वो क्या क्या फायदे हैं, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि एज ए बैंक ऑफिसर आप ये काम करने वाले हो, अकाउंट खोलने वाले हो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ये सब चीज। एनपीए क्या होता है, एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं, आपको थ्रली पता होनी चाहिए। एनपीए को कम कैसे किया जा सकता है, एनपीए हो ही ना तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, बट अगर हो चुके हैं अब इनको कम कैसे करें। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, कौन सी कंपनियां एआरसी बन सकती हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या लॉज होते हैं, जैसे सरफासी है, कुछ ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होती है वो कौन सी है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। देन अगेन कासा का पता होना, तो ये है स्टैटिक बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड कैन आई टेल यू समथिंग, मैंने जो अपनी स्टैटिक बैंकिंग थी ना वो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए पढ़ी थी, उससे पहले नहीं पढ़ी थी, बट जब मैंने पढ़ी ना मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था सब कुछ, और फिर मुझे समझ आ रहा था कि वाह कि ये सब करने वाली हूँ मैं एक पीओ बनने के बाद या फिर एक बैंकर बनने के बाद मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ। एंड ये सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ोगे ना तो आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और मेरे को ये जॉब लेनी है और ये सब कुछ करना है। और उसके बाद जब आप न्यूज भी पढ़ोगे ना उसके बाद तो आपको ना आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये मैंने वो पढ़ा था, ओके इस चीज से रिलेटेड ये चीज है, ठीक है, ओके जनधन अकाउंट इतने हो गए, हाँ पर जनधन अकाउंट किस चीज से के लिए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थे। तो ऐसे आप को रिलेट कर पाओगे तो आपको ना अपने करंट अफेयर्स अच्छे से याद होंगे, प्लस आपका इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ यार मुझे इस सेक्टर में जानना है और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है। नाउ लेट्स कम टू करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी। तो एज आई हैव मेंशन्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, इसके आपको एक 3000 फिट ओवरव्यू सबके बारे में होना चाहिए। जैसे कि हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात की थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की थी, आरबीआई से कोई रिगार्डिंग एनी अदर अपडेट है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ जीडीपी ग्रोथ, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या है और सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कितना बताया है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, एडीबी ने, ओईसीडी ने, एसएनपी ने, मूडीज ने, मैंने सब कुछ याद कर रखा था अपने इंटरव्यू के लिए, बट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए लिखी इस फाइनेंशियल ईयर। नाउ मेरा जब हुआ इंटरव्यू नेशनल हाउसिंग बैंक का तो सर ने मुझसे चाहते हैं क्या पूछा, कौन से स्टेट से हो, मैंने बताया, फिर बोलते हैं कि आपके स्टेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सिटी कौन सी है, फिर मैंने बताई, फिर सर बोलते हैं कि ओके तो आपके स्टेट की जीडीपी क्या है। अब मुझे नहीं पता थी अपने स्टेट की जीडीपी क्योंकि वो तो मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं है। स्पेशली नेशनल हाउसिंग बैंक में आप इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, तो आप सोचोगे नेशनल से रिलेटेड कुछ चीजें पूछेंगे। और मैंने बाकी चीजें तो फिर भी देख ली थी, सोइल टाइप क्या है, क्रॉप्स क्या होती हैं, क्योंकि मैंने आरआरबी के टाइम पढ़ा था, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने नहीं, तो मुझे नहीं आया वहाँ। फिर सर ने ये भी पूछ लिया सेक्स रेशियो क्या है आपके स्टेट। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है इंटरव्यू, वो पता है आपसे फटाफट आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 20 क्वेश्चन में अगर आपको 5 नहीं भी आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, बट उन 5 को आप बहुत ही अच्छे से पोलाइटली एक प्रोफेशनल टोन में बोल पाते हो कि नहीं सर नहीं पता मैं बट पढ़ूंगा, या फिर अगर वो बताते हैं तो थैंक यू सर फॉर इनरिचिंग माय नॉलेज। तो पता है आपका ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर अच्छा जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे मुझे 92 मिली थी, मैं भी ऐसी नहीं थी जो नर्वस ना हुई हो, जिसको या सारे आंसर्स आए हो, तो ऐसा नहीं होता है, सबको सब नहीं आता है। बस आपको ना जैसे हम एग्जाम्स देते हैं तो हमारा मतलब प्री में 3 सेक्शंस है, तो हम क्या होता है ना कि कभी कभी एक सेक्शन हमसे अच्छा नहीं हुआ होता है, मान लो रीजनिंग, तो मेक श्योर करते हैं ना हम हमारे माइंड को फ्रेम करते हैं कि कोई बात नहीं है अगर रीजनिंग अच्छा नहीं हुआ, बट मैं इंग्लिश और क्वांट को बहुत अच्छा करूंगी और मुझे इनमें बिल्कुल भी कमी नहीं रखती। सेम गोज फॉर योर इंट, कोई सा एक अच्छा नहीं भी होता है, मान लो आपका करंट वाला सेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, आपका बैंकिंग वाला सेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप बाकी सेक्शंस को फिर अपनी जी जान लगा दो, वहाँ पे आगे के इंटरव्यू पे आपके
पीछे क्या हुआ ना उसका बिल्कुल भी इफेक्ट मत पड़ने देना। आपको ना बहुत ही हाथों हाथ उस चीज से बाहर आना है, उस लूप से बाहर होना है कि शिट थोड़ा सा पीछे गड़बड़ हो गया, बट प्लीज आपको उससे ना हाथों हाथ बाहर आना है। मेरे साथ तो नेशनल हाउसिंग बैंक के स्टार्टिंग में ही हो गया था, बट फिर और पता है जब ना आपको पैनल मेंबर देख रहा होता है ना कि यार इससे तो गड़बड़ हो चुका है उसका स्टार्टिंग, तो जो बाकी के पैनल मेंबर्स होते हैं ना वो आपसे इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं फिर, ताकि आप खुद में कॉन्फिडेंस आए और ताकि आप इस इंटरव्यू को आगे चला पाओ, क्योंकि वो भी चाहते हैं ना कि आपका इंटरव्यू चले और उनको भी समझ आता है कि बच्चे ना थोड़े नर्वस हो जाते हैं, इनका पहला ही अटेम्प्ट है, इनकी एज ही क्या है यार, मतलब जो हमसे बड़े होते हैं ना वो भी नर्वस हो जाते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट टाइम है ना। तो हमारे लिए तो ये हाईली क्रूशियल टाइम है, हमारी तो उतनी एज भी नहीं है और लाइक दिस जॉब कैन मेक और ब्रेक आवर फ्यूचर। तो उनको समझ आता है कि सब बच्चे यहाँ पे नर्वस हैं और वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अगर उनको दिख रहा है ना कि आप हो चुका है थोड़ा गड़बड़, तो वो आपको एजुकेशन देंगे। बट अगर आप स्टार्टिंग के बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हो ना, तब फिर उनको इंटरेस्ट, हाँ ये बच्चा अच्छा है, लेट मी आस्क हर और हिम अच्छे क्वेश्चन, इसके थॉट प्रोसेस क्या है इन चीजों के लिए, तो वो आपसे अच्छे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो कि अगेन अब बताओगे आपको अपने बारे में इतना पता चल जाता है ना यार कि मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप की, आपको खुद को भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा वो इंटरव्यू देके, आपको मजा आता है। तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नाउ लेट्स कम बैक टू इंडिया के जीडीपी ग्रोथ प्लस आपके स्टेट की आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट की स्टेट की आपको ये भी पता होनी, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड बैंकिंग क्या क्या आई और इन ओवरऑल भी क्या क्या आई है, जैसे विद्या लक्ष्मी योजना आई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी स्कीम है, तो उस पे क्वेश्चन अभी भी बन सकते हैं, हाल तो वो महीने पहले आई थी बट अभी भी इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। बिकॉज एंड देन डिफरेंस बिटवीन डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में डिफरेंस, रिसेंट कोई मर्जर हुआ है बैंक का, आरआरबी का होने वाला है, तो इन सब के बारे में क्यों होने वाला है, किन किन स्टेट्स में एक से ज्यादा आरआरबीज हैं, आरआरबी में परसेंटेज क्या होती है स्टेट, सेंटर और स्पॉन्सर बैंक्स की, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है आरबीआई के द्वारा, एआई बैंकिंग में क्या यूज है। जो मेरा आरआरबी का इंटरव्यू था ना उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि एआई क्या होता है और ये बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज होता है और कौन कौन से बैंक्स हैं जो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। कैन यू सी, अब आरआरबी बैंक के लिए इस चीज को शायद एक्सेप्ट ना कर रहे हो आप, लगेगा कि केवाईसी के बारे में पूछेंगे, केसीसी के बारे में पूछेंगे, फसल कौन कौन सी होती है इन बारे में पूछेंगे, नहीं, आपको ना एक वेल होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, मतलब हर चीज का आपको मास्टर नहीं बनना है, बट स्टिल 3000 फीट एक ओवरव्यू आपको होना ही चाहिए, उसी से आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है ना। कम बैक टू नाउ डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये किसको पता है, जिसको भी पता है ना कमेंट सेक्शन में इसको लिख, एंड आई विल सी ना कितनों को पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है कहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख। देन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी। देन नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट, सिचुएशनल और बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। नाउ इन क्वेश्चंस को पूछने का रीजन क्या होता है, इन क्वेश्चंस को पूछने का रीजन होता है कि इससे आपकी डिसीजन मेकिंग का पता चलता है कि आप ऑन द स्पॉट सोच सकते हो या नहीं, आपकी एथिक्स क्या है, लाइक कोई झगड़ा हो रहा है तो आपके क्या एथिक्स है, आप भी झगड़ा करने लग जाओगे या कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आपकी एथिक्स, आपकी एबिलिटी क्या है कि आप हैंडल कर पाओ वर्क की सिचुएशंस को, अंडर प्रेशर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो। तो इसमें जस्ट मैं आपको कुछ, इसमें ना हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ की बात करेंगे। जैसे कि एक है कोई एंग्री कस्टमर है और जो आप पे साउट कर रहा है, तो आप कैसे, लाइक आप पे गुस्सा कर रहा है, रूड हो रहा है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। नाउ अनदर कुड बी कोई सीनियर मैनेजर है जो कि आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए बोल रहा है जो कि अनएथिकल है, जो कि रूल्स नहीं है बैंक के, बट स्टिल वो आपको करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे। नाउ कोई कस्टमर है जो कि मनी विड्रॉ करना चाहता है बट उनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उनको पैसे दोगे या नहीं दोगे। या फिर लाइक आपका कोई बॉस है या मैनेजर है जो कि आपको उतना, आप बहुत अच्छे और ईमानदारी से काम करते हो बट आपको फेवर नहीं करता, आपके दूसरे कलीग को फेवर करता है जो कि उतना काम भी नहीं करता है बट वो चापलूसी करता है। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, कैसे कहोगे मैनेजर को ना कि मुझे भी प्रमोशंस चाहिए या फिर मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, तो कैसे इस बात को रखोगे सामने। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कस्टमर है जो कि लोन लेना चाहता है बट वो इलिजिबल नहीं है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। अनदर क्वेश्चन कुड बी कि बहुत ही लंबी लाइन है आपकी ब्रांच में, तो आप क्या करोगे। या फिर आपको ट्रांसफर कर दिया गया है रूरल एरिया में, तो आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप कंफर्टेबल रहोगे या नहीं, स्पेशली अगर इफ यू आर ए सिटी पर्सन, तब उस केस में। नाउ अनदर फिफ्थ एरिया जहाँ से क्वेश्चंस किए जाते हैं वो है कि टेक्निकल और कंप्यूटर नॉलेज। नाउ यू बी लाइक कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट इससे ना हार्डकोर कंप्यूटर या आईटी के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जस्ट कि जितना आपके बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है उतना ही। ये वाला पोर्शन ना बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसका एक सेपरेट बनाया है पॉइंट, क्योंकि ना ये वाले ना डायनेमिक बैंकिंग में आता है, ये आपके उस स्टैटिक पोर्शन में नहीं आता है। लाइक आरबीआई और आरबीआई के फंक्शंस क्या है, तो ये उस टाइप का स्टैटिक नहीं है, ये थोड़ा डायनेमिक में।
और इसमें ना प्रॉपर आप बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हो, तो अभी हम वो देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली ना यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अभी ना बैंक्स बहुत ही डायनेमिक होते जा रहे हैं, तो वो ना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। और मैंने इसलिए भी एक अलग से टॉपिक बनाया था कि आप इनको ना फोकस से पढ़ो और गो थ्रू हो, छोड़ दो ना। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में, फिर जो भी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है मॉडर्न बैंकिंग में, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, फिर जो हमारी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल पेमेंट्स के यूपीआई, इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब बनी थी, इसके अंदर क्या क्या और चीजें आती है, क्योंकि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या क्या चीजें आती है यूपीआई के अंदर। फिर डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये तो इतना ज्यादा सुर्खियों में है ना अभी, डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने यूआईआईसी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्जाम दिया था, उसमें मुझे ना डिजिटल अरेस्ट पे एससी भी लिखना, मतलब इतना ज्यादा अभी ये है। और बैंकिंग से रिलेटेड तो ये हाईली है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपसे वो पैसे ऑनलाइन मांगते हैं, तो ऑब्वियसली आप यूपीआई का यूज करके उनको पैसे ट्रांसफर कर देते या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके, तो ऑब्वियसली अगेन बैंकिंग वाली ही चीजें यूज हो रही हैं। तो डिजिटल अरेस्ट तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए भाई। और ये ना स्कैमिंग से डिफरेंट है, ये फिशिंग से भी डिफरेंट है, जो आपको ईमेल पे आता था उन सबसे ये। फिनटेक कंपनीज क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, रिसेंट फिनटेक कंपनीज क्या है, साइबर सिक्योरिटी बैंकिंग में एनपीसीआई और इसके फंक्शंस, और ये कब स्टेब्लिश की गई थी, आपको सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज और टॉपिक इज अबाउट योर होम टाउन एंड स्टेट। ड्यूड, आपको ना इसके बारे में थ्रोली पता होना चाहिए, अपनी लोकल इकोनॉमी और आपके बैकग्राउंड के बारे में। जैसे आपकी स्टेट्स में मेजर क्या क्या क्रॉप्स हैं, किस टाइप की मिट्टी है, कितने जिले हैं, कौन आपका सीएम है, कौन आपका गवर्नर है। ओके, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं ना हमेशा बैंकिंग में, कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके स्टेट का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो स्टेट का ना लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी का होता है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन होता है और बच्चे सोचने लग जाते हैं कि जैसे उप मुख्यमंत्री होता है वैसे उपराज्यपाल भी होता होगा, तो नहीं, उपराज्यपाल नहीं होता है। हाँ, वो ना उपराज्यपाल ही बोलते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उससे समझ आ जाता है कि ओके ये तो यूनियन टेरिटरीज वाले हैं। तो ये सब आपको ना पता होना चाहिए। एक ये भी पूछ लेते हैं कि आपके स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये सब एक ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि आपके स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये सब आपको ना थ्रोली पता होने चाहिए कि आपके स्टेट में मेजर जीडीपी को बढ़ाने वाले स्रोत क्या क्या है, लाइक सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर टूरिज्म, या फिर एग्रीकल्चर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर टूरिज्म है तो कौन कौन सी सिटीज में होता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है। सेम गोज फॉर सर्विस, तो आपके स्टेट से क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई साउथ से है तो उधर तो जैसे बेंगलोर में आईटी सेक्टर है, तो आपके स्टेट में क्या है। अगर आप सर्विस की बात करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होता है, सीमेंट होता है या कुछ और होता है। तो आपको ये सब ना थ्रोली पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में। नाउ हियर कम्स द कैच। अगर आपके पिताजी किसी ऐसे प्रोफेशन में थे, लाइक आर्म्ड फोर्सेस में थे, आर्मी में, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, या फिर बैंक में ही थे, जहाँ पे उनके प्रमोशन लगातार होते, जहाँ पे उनके ट्रांसफर लगातार होते रहते थे, और आप एक से ज्यादा स्टेट्स में रहे हो, तो आपको ना उस पर भी पता होना चाहिए। आपको ना अपने स्टेट के बारे में तो सब कुछ पता ही होना चाहिए, बट अगर आपको बाकी स्टेट्स के बारे में भी पता होगा ना, जहाँ जहाँ पे आप रहे हो, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है आपके लिए। ये ना बहुत ही वेल ग्रूम्ड और वेल अवेयर इंसान है, कि इनको अवेयरनेस है अपने आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि बैंक को ना सिर्फ पढ़ाकू टाइप के, नर्ड टाइप के बंदों को बैंक में नहीं लेना, जिनको सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस का पता हो। उनको ना एक ओवरऑल ऐसे इंसान को लेना है जिसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ हो, जिनको अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो। आप जिन जिन स्टेट में रहे हो वहाँ पे क्या क्या फेमस चीजें हैं, क्या क्या उनकी उन स्टेट की यूएसपी है, तो ये सब आपको ना पता होना चाहिए। और जैसे आप किस कॉलेज में पढ़े हो, उस अगर बहुत ही कोई फेमस कॉलेज है, लाइक कोई आईआईटी है, एनआईटी है, आईआईएम है, या फिर कोई बहुत अच्छा कॉलेज है, डीटीयू वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उस कॉलेज के जो भी मोटो है, उस मोटो में क्या लिखा हुआ है, उसके बाहर जो रोड जा रही है वो कौन सी है। मे बी आपका पैनल मेंबर उसी कॉलेज में पढ़ा और उसको पता हो कि वहाँ पे कौन सी रोड है बाहर में, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। या फिर आपका नाम है वो किसी फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, लाइक गायत्री, सावित्री, या फिर कुछ और, तो या फिर आपके नाम पे कोई पोएम है, या फिर कोई ऐसे है, या फिर कोई बहुत ही क्रांतिकारी चीज है, तो ये सब आपको ना पता होना चाहिए। तो एक ना बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है ना। लेट्स से इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि होम टाउन के बारे में, मेजर इंडस्ट्रीज क्या है आपके स्टेट में, कौन कौन से बैंक के हेडक्वार्टर है आपके स्टेट में, और आपके स्टेट में पर कैपिटा इनकम क्या है, और इंडिया की भी पता होनी चाहिए। देन मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है आपके स्टेट के, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या आता है,
एंड नाउ कम्स टू द सेवंथ पॉइंट विच इज मिसलेनियस एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। लाइक ये तो टोटल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस को देखने के लिए पूछे जाते हैं, और इनको ना आप कभी छोड़ना मत। ऐसे नहीं कि सर ज्यादा सोचने लग जाओ, क्योंकि ये तो ना ऑन द स्पॉट थिंकिंग वाले होते हैं, इनमें तो आपको रिप्लाई करना ही करना पड़ता है। तो ये वाले क्वेश्चन और एक आपका जो HR वाले क्वेश्चन है, भाई इनको नहीं छोड़ना होता। मतलब अभी आप कुछ ऐसा आपको ऑन द स्पॉट पूछे, आप नहीं बताओ, फिर आप बैंक में कैसे, वहां पे भी तो ऑन द स्पॉट सोचना होता है ना, जब ट्रिकी कस्टमर्स आ जाए या ट्रिकी सिचुएशंस पैदा हो जाए, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर आप इस इंटरव्यू को फेल कर लेते हो तो आप नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा आपका। अगर आप IBPS PO और SPI PO दोनों में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कौन से को चूज करोगे और क्यों चूज करोगे। और अगर हम आपसे बेटर कैंडिडेट्स है अभी, तो हम आप ही को क्यों चुने। या फिर अगर आपको रिमोट किसी जगह पे पोस्ट कर दिया जाता है जहाँ पे डाकू वगैरह है, या फिर पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, या फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या करोगे आप, वर्क प्लेस को हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि कहा जाता है बैंक्स में तो बहुत प्रेशर है। तो इन सब का ना आपको ना थोड़ा ना पहले से सोच के जाओ कि आपको क्या क्या बोलना है इनके लिए, और वहाँ पे ऑब्वियसली वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे, तो आपको ना ऑन द स्पॉट ही सोचना है। पता है इन वाले क्वेश्चंस के लिए क्या होता है ना, इन वाले क्वेश्चंस के लिए कुछ तैयारी नहीं होती है, आप जेन्युइनली जैसी पर्सनैलिटी हो ना वो वहाँ पे निकल के आ जाता है उस टाइम। तो ये क्वेश्चंस इसी के लिए होते हैं ना कि उन्होंने बाउंसर फेंका और आपकी पर्सनैलिटी का पता चल गया, अकॉर्डिंगली फिर वो मार्क्स देते हैं, वो वाली बात। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो HR क्वेश्चंस तो आपको ना रटे हुए अच्छे से पता होना चाहिए अपने बारे में, ना जो इंसान खुद को नहीं जानता ना वो फिर दूसरों को क्या जानेगा, वो काम को क्या जानेगा। तो वही वाली बात है। और ना जैसे कि अगर आपका गैप ईयर ज्यादा है तो पता है क्या है कि वो भी ना समझते हैं उस बात को, कि कुछ बच्चे 1 साल में कर लेते हैं, कुछ बच्चे में भी पूरी मेहनत करने के बाद भी 2 साल लगा। कुछ के केस में ये होता है ना कि उन्होंने पढ़ाई तो की होती है बट 100% नहीं दिया होता है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ साल तक। तो ये सब ना वो समझते हैं, वहाँ पे ना आप ऑनेस्ट रहोगे सर मैंने। नेक्स्ट है इसकी बैंकिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्टैटिक वाला पोर्शन तो आपको पता ही होना चाहिए, जो भी अभी बैंकिंग और इकोनॉमी की रिसेंट न्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए, लगभग 1 मंथ की तो कम्प्लीटली पता होनी चाहिए। और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी क्या चल रही है ना वो भी आपको 15 दिन की तो पता ही होनी चाहिए। लाइक अब इंडिया में कुंभ का, या फिर जो चाइना ने डीप सेक से जो AI चैट रिलीज की है उसका, या फिर US प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी क्या क्या कर रहे हैं नया। तो ये सब आपको इंटरनेशनल लेवल का लाइक थोड़ा तो यार ब्रीफ होना ही चाहिए ना। और अभी तो जियो पॉलिटिक्स तो लाइक हर कोई जानना चाहता है, हर कोई आपके व्यूज इस पे जानना चाहता है, हर कोई इतना इंटरेस्टेड है जियो पॉलिटिक्स के लिए, और इतना सब कुछ हो रहा है ना, ट्रेड पे क्या असर रहेगा, तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या होगा, तो बैंक पे क्या होगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ, वो जो मैंने पार्ट इंक्लूड नहीं किया कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कितने बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, तो ये सब आपको ना पता होना चाहिए। अब कब हुआ था, ईयर्स का पता होना चाहिए कि पहले में कितने बैंक्स हुए थे, फिर सेकंड में कितना बैंक, इनकी पेड अप कैपिटल कितनी होती है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इनमें डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल बैंकिंग से, और कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब आपको ना पता होना चाहिए। अनदर इसकी बहुत ही आपको कॉन्फिडेंट रहना है और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना है। आपके ना सारे गेस्चर्स में एंड एवरीथिंग में आपके ना एक मैनरिज्म झलकना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और अनदर इज प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज। यार जितना कर सकते हो ना प्रैक्टिस, अपनी मम्मी को बिठा लो, पापा को बिठा लो, भाई को बिठा लो, उनको बोलोगे ना मुझसे क्वेश्चन पूछो। और ना हर कोई नर्वस होता है, मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं और मैं तीनों में नर्वस थी। रूम के बाहर बैठ के मैं भगवान को ही याद किए जा रही थी कि प्लीज भगवान इसमें सिलेक्शन करवा देना है ना। तो वो ना हर कोई होता है, और सिर्फ मैं नहीं थी, मेरे अलावा जितने भी थे ना, मेजोरिटी होते हैं, 90% होते हैं, मे बी 10% नर्वस ना होते हो। बट इट जस्ट ना कि जब आप प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही मिल जाए। और कॉन्फिडेंस का भी क्या है ना कि वो वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपको आ रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, अगर आपको ना आ रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड किया। तो बस आपको ना प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, दुनिया जहान की सारी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री और मेंस को निकाल लिया है। तो अभी ना पीछे मत रहो, अब इसमें कंजूसी मत करो कि इसको तो कम पड़े, और ना एक बार के लिए सब छोड़ दो, प्री के मॉक्स छोड़ दो, मेंस के मॉक्स छोड़ दो, और इस पे 100% फोकस करो, हो जाएगा। अगर आपके 10 नंबर भी ऊपर है ना, इंटरव्यू को नेल कर दोगे। और अगर आपके 20 नंबर और 25 नंबर भी ऊपर है ना, बट इंटरव्यू पे ध्यान नहीं दिया तो नहीं निकलेगा। इंटरव्यू को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और अबाउट दी ड्रेस कोड, तो देखो जस्ट जिसमें ना बॉयज के लिए तो बहुत ही इजी है, पैंट शर्ट, लाइक अच्छे से ब्लेजर ऑब्वियसली डालना क्योंकि विंटर्स हैं, और उसके अलावा टाई डाल लेना, और मतलब अच्छे से बाल सेट हो, और पॉलिश्ड लुक हो, मतलब नेल्स वगैरह कट किए हुए हो। और गर्ल्स के लिए ये है ना कि आप ऑब्वियसली आप एथनिक भी पहन सकते हो, इंडियन साड़ी या फिर सलवार कमीज, और आप
लाइक ब्लेजर और पैंट शर्ट भी पहन सकते हो। तो आई वुड से ना कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना वही पहनना, और जो आपकी बॉडी पे को फ्लैटर करता हो ना, लाइक कुछ गर्ल्स पे बहुत अच्छी लगती है पैंट शर्ट, तो गो विद दैट। कुछ पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, गो विद दैट। सूट बहुत अच्छा लगता है, गो फॉर दैट। क्योंकि ना आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपकी ड्रेस होने वाली है। जैसे ही आप मे आई कम इन बोलोगे वहाँ वहाँ से लेके बैठने तक, और फिर जब वापस जाओगे तो आपकी ड्रेसिंग सेंस तो लाइक फर्स्ट इंप्रेशन है। तो जो भी आपको फ्लैटर, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, प्लस जो आपको आप पे फ्लैटरिंग हो, उन लाइक यही दो चीजें देखना। लाइक मे बी आप ऐसे हो जिन पे सब चीजें अच्छी लगती हैं, तो अब देख लेना ना कि आप किस में कॉन्फिडेंट हो, वही उसी पे जाना। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने एक साड़ी भी प्रिपेयर करवाई थी, और मैंने एक सलवार कमीज और एक कमीज और एक पैंट, ऐसे 3 चीजें लाइक तैयार की थी। और फिर मैं घर पे मैंने सबको पहन के दिखाया था कि प्लीज मेरे को बता दो कौन सी अच्छी है। तो फिर उस हिसाब से मैं गई थी। तो आप भी ऐसे भी कर सकते हो ना कि अपने मम्मी पापा की फीडबैक लेना, और वो आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे, उनसे अच्छा कोई नहीं देगा, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। याद है जब हम बचपन में मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाते थे, और वो हमें ना इतने सारे कपड़े चेंज करवाती थी। शॉपकीपर हर सबके लिए बोलता था कि हाँ ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये तो बेस्ट लग रहा है, बट मम्मी नहीं बोलती थी जब तक उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता था कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो वही बात है, यहाँ पे भी मम्मी से पूछ लेना कि कौन सा अच्छा लग रहा है, उसी को पहन के जाना। एंड आई होप मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। अगर और भी कोई भी क्वेश्चंस बचा है तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और उसके अलावा 3 लोगों के साथ इंटरव्यूज, उनका मॉक इंटरव्यू लूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, मेरे साथ 1-on-1 इंटरव्यू करने के लिए, तो हाउ विल इट गो ना कि मैं 15 मिनट का आपका मॉक इंटरव्यू लूंगी, और 15 मिनट रिमेनिंग 15 मिनट में मैं आपको फीडबैक दूंगी। और आपके अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। रिगार्डिंग मी, मैंने इसी साल 3 इंटरव्यू दिए हैं, और उससे पहले भी मेरा लाइक मैं काम करती थी, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज़ का। तो स्पेशली अगर आप मुझसे करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मैं आपके साथ लाइक 1-on-1 इंटरव्यू करूं, तो आप क्यों करना चाहते हो ये वाला इंटरव्यू, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, जो कि आप चाहते हो कि हम उस पर बात करें जब भी हम लाइक वो कॉल करें। और ये कॉल होगी 11 तारीख, आज है 5 तारीख, तो वही है, 6 दिन है आपके पास, ताकि मुझे ना पता रहे, एक आइडिया रहे कि ओके आप इस बारे में जानना चाहते हो। एंड गुड लक गाइस, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए। यू आर लाइक सो क्लोज टू योर ड्रीम।